दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन प्रोफेशन श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम स्पेशल कार्यक्रम है क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल है। कहते हैं कि बॉलीवुड में लोग आते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी पहचान बना पाते हैं, लोगों के दिलों में राज कर पाते हैं। ऐसे ही हैं सुदेश भोसले जी जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं, आज के मेहमान हैं। उन्हें बस हम अपने साथ जोड़ने वाले हैं। आज वो हमारे साथ हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार हेलो। नमस्कार। सर आपको आवाज आ रही है? नमस्ते सर। हाँ जी, सर हाँ दर्पण जी, द हाँ जी। रिफ्लेक्शन। नमस्ते सर। सर, हाँ, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड दापिका ने श्री अनिल काला जी की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर, आपका अभिनंदन करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। सर कहा जाता है कि बॉलीवुड में बहुत लोग आते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, और लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों के दिलों में राज कर पाते हैं, घरों घरों में तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उसमें से आप एक हैं श्री सुदेश भोसले जी, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक पहचान ही नहीं बनाई बल्कि लोगों के दिलों में भी वो राज कर रहे हैं। आपको अगर हम कहें तो आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, आप गायन में भी हैं, आप लिखने का भी आपको शौक है, संगीत का भी आपको शौक है। मतलब एक पूरा पैकेज है श्री सुदेश भोसले जी जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सर सबसे पहले जब हम आपसे बात करना चाहेंगे तो हम आपकी जो यात्रा है ये, उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। आप यहाँ तक जो पहुंचे उसके बाद। मैं अगर सच माने में कहूँ तो मेरी हाँ। शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने की हुई 1974 में। मतलब अगर हाँ जी सर। हिसाब लगाएं तो 46 इयर्स हो गए हाँ। अब। और हाँ जी 74 सर। में मैं सिर्फ 14 साल का था। और मेरी हाँ। शुरुआत एज अ पेंटर हुई। मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे एनआर भोसले। और उस जी समय जी। जो फिल्मों के पोस्टर्स बैनर्स लगते थे हैंड पेंटेड ऑयल पेंट, हम्म। तो पिताजी ने उस वक्त की जो बड़ी बड़ी फिल्में थी, बड़े बड़े बैनर्स थे, वी शांताराम जी के झनक झनक पायल बाजे, फिर जी। राजश्री प्रोडक्शंस की दोस्ती, फिर मुगले आजम। हाँ। तो पिताजी बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे। और 74 में मैं हम्म। जब ज्वाइन किया उनको उनके स्टूडियो में एज हम्म। एज असिस्टेंट, तो मेरी पहली जी फिल्म जी। थी प्रेम नगर, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की। जी। और उसके बाद प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, इस तरह में हाँ। 74 से 82 तक सिर्फ हम्म। पेंटिंग ही करता था। घर में जी। म्यूजिक का माहौल था। मेरी माताजी सुमन भोसले क्लासिकल गायिका थी। मेरी नानी प्रसिद्ध क्लासिकल गायिका थी, ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट थी, दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की। लेकिन जी जी। हुआ ये कि क्लासिकल म्यूजिक के माहौल में बड़ा हुआ, लेकिन मेरा पेंटिंग भी उतना ही अच्छा था। तो माता पिता को ये लगा था कि आगे जाके पेंटर बनेगा। लेकिन जैसे 16 17 18 की उम्र में अचानक मेरे गले से सैगल साहब, एस डी बर्मन, किशोर कुमार, हेमंत जी। कुमार जी, इनकी आवाजें मतलब नेचुरली आने लगी। और उस उम्र जी। में जब हम बिना का गीतमाला, अमीन सैनी साहब के प्रोग्राम सुनते हाँ। थे, तो जी उस जी। वक्त ही मेरे 100 150 200 गाने बाहर हो गए थे नेचुरली। अब जी। हुआ ये कि घर में एक प्योर क्लासिकल का माहौल था, लेकिन मुझे हिंदी फिल्मी गाने पसंद थे। रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, हेमंत दा, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन। तो जी। घर में पसंद नहीं था मतलब हिंदी फिल्में, फिल्मी गाने, क्योंकि प्योर क्लासिकल सुगम संगीत, हमारा मराठी नाट्य संगीत का माहौल था। लेकिन कहते हम्म। ना कि स्कूल कॉलेज में जाते जाते ये आवाजें में बदलने लगा, तो नेचुरली थोड़ा सा अपने ग्रुप में पॉपुलर हो गया। फिर अचानक एक दिन मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखकर किसी को देखकर बोला, ए जोरा जान दरवाजा खोल दे। तो हाँ हाँ। पता चला कि अमिताभ बच्चन की नकल करने लगा हूँ। फिर उसके साथ कई और एक्टर्स जुड़ गए। और धीरे धीरे हम्म। मुझे ना मेरे दोस्त, कुछ फैमिलीज, कई बर्थडेज में, कई पूजाओं में ये अलग अलग आवाजों के लिए मुझे बुलाया जाने लगा। और धीरे धीरे फिर बड़े स्टेज पे करने लगा मैं। तो फिर वो मेरा जो ब्रश है वो थोड़ा थोड़ा दूर हुआ।
माइक्रोफोन जो है वो करीब आया। और 1982 में जी। प्रोफेशनली मैंने मेलोडी मेकर्स नाम का एक मशहूर ऑर्केस्ट्रा था पूना का, वो ज्वाइन किया हम्म। एज अ कंपेयर, एज अ सिंगर, एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट, या आजकल जैसा कहते हैं कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी। तो बस जी। तब से सफर शुरू हुआ है। अलग अलग आवाजें हैं। और आज मैंने अभी एक दो दिन पहले में गिन रहा था, मैं हम्म। लगभग 17-18 प्लेबैक सिंगर्स की आवाजों में गा सकता हूँ, और 25 बिल्कुल से सर। 27 एक्टर्स की आवाजें। तो बस हाँ वही हाँ। जो ऊपर वाले ने गले में अनजाने में मुझे एक वो गिफ्ट दे दिया, लोगों ने वो जी। पसंद करना शुरू किया, और मेरा बस सफर शुरू पड़ा, मतलब चल पड़ा मैं। और इस सफर में बहुत मैं कहूँगा स्ट्रगल नहीं कहूँगा, हर हम्म। हर एक दिन मैंने एक एक चीज आज तक मतलब वो जारी है। नए पुराने दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और सीखता गया। और उसी जी। सफर में लता जी, आशा जी, किशोर दा के साथ मैंने 82 से 87 तक स्टेज पे काम किया। उनका होस्ट था, उनके साथ मैं उनका कोरस गाता था या कभी कभी डुएट हम्म। भी गाता था। तो बड़े बड़े दिग्गज मिले, अमिताभ साहब मिले, और बहुत बड़े जो अब हमारी फिल्मी हस्तियां हैं उनसे संपर्क में आया, उनसे बहुत सीखा, बहुत पसंद किया, उन्होंने आशीर्वाद दिए। और बस अभी तक सफर जारी है आप लोगों के आशीर्वाद से। बिल्कुल। नहीं, और वैसे भी सर आपको वॉइस ऑफ अमिताभ कहा जाता है, क्योंकि जो आपके जी गाने अगर हम सुनते हैं कि ये जुम्मा चुम्मा गाना, सोना सोना, मेरी मखना, तो लगता नहीं है कि ये सुदेश जी ने गाया, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी ने उन गानों को गाया, उनको अगर हम सुनना सुनने बैठते हैं तो ये जी कहा जाता है जी। कि सुदेश जी की को कि ये वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन है। तो उस समय आपको कैसा फील होता है जब ये आपको कहा जाता है? कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपकी खुद की आवाज कहीं खो रही है और अमिताभ बच्चन जी की आवाज के साथ आपको लेके आगे जा रहे हैं? अगर आप सोचिए, आपको एक सिंहासन पे बिठाया जाए, आपको एक मुकुट जी। पहना दिया जाए, तो क्या वो छोड़कर आप अपने फिर गली में चले जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। बात बात ये है कि ये जो भी मैं आज हाँ, कर रहा हूं ना, ये मेरा कुछ हाँ, सोचा समझा नहीं है, ये सारा ऊपर वाले ने डिसाइड किया। मैं तो बस जी। उनके इशारे पे उनका सिग्नल मिलता गया और मैं करता हाँ, गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुझे वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन कहा जाता है, तो ये मैंने कभी हाँ, डिसाइड नहीं किया था। ये अचानक, मैंने कहा ना, कुछ चीजें ब्लेसिंग्स में आती, मजाक मजाक में दोस्तों में मैंने करने लगा, तो मेरे कुछ दोस्त बोलने लगे, यार जब तुम बात करते हो अमित जी के डायलॉग तो बिल्कुल हुबहू ऐसे लगते। तो मैंने क्या किया, मुझे भी यकीन नहीं आया पहले। तो मैंने क्या किया, उस हाँ, वक्त के उनके जो वीडियो कैसेट्स मिलते थे, दीवार, हाँ, जंजीर, फिर जो भी है, मुकद्दर का सिकंदर, उसके मैंने कैसेट्स लाए, वो डायलॉग्स लिखे, उनको बाय हार्ट किया, फिर घर के अंदर बाथरूम के कोने में जाके मैं उनको प्रैक्टिस करता था, वो जो इफेक्ट आने के लिए, रिवर्ब वगैरह। और फिर हाँ, हाँ, जहां कभी भी मौका मिलता था मुझे, मैं उनका एक एक डायलॉग कोशिश करता कहने की। और वो वक्त था 80s में, जब कई हाँ, कॉमेडियंस, मिमिक्री आर्टिस्ट, दिग्गज वहां थे, लेकिन ऐसा हुआ कि शायद पहली बार किसी ने अमिताभ बच्चन की हाँ, आवाज स्टेज पे सुनाई, और लोगों को वो जी। इतनी पसंद आई। और अमिताभ बच्चन 80s में तो सुपरस्टार, मतलब टॉप पर थे। तो उसकी वजह से कहते हैं ना, मुंबई के ऑर्केस्ट्राज में या मुंबई महाराष्ट्र में लोग मुझे देखने के लिए आने लगे कि ये कौन, ये अमिताभ बच्चन की नकल कैसे कर सकते हैं। तो वो हाँ, हाँ, फिर मैं, मेरे डायलॉग्स दीवार के, और मेरा जो पहला डायलॉग मैंने पब्लिकली किया था नेशनल कॉलेज में मुंबई के, वो था एक सीरियस डायलॉग, मतलब मैं कॉमेडी कम की, मैंने हाँ, आवाजों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। मतलब उसको ना, जैसे आवाजों की परफेक्शन की तरफ मैं ज्यादा ध्यान दे रहा था। तो मेरा हाँ, पहला जो था वो कॉलेज की स्टूडेंट्स के सामने, कि हाँ, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में, सॉरी, अमर अकबर एंथनी में, जो नाजिर हुसैन साहब का जीवन जो है मर्डर करके चले जाते हैं, और एंथनी वहां पे आते हैं और कहते हैं, फादर, हमको एक लड़की पसंद आया, अपन शादी करना मांगता है। इतने में देखते हैं हाँ, कि सामने फादर की लाश पड़ी है। अब एंथनी को पता नहीं कि ये खून किसने किया है,
तो जीसस क्राइस्ट की तरफ देखकर वो जीसस क्राइस्ट से पूछते कि ये खून किसने किया है। तो एक बहुत ही सीरियस इमोशनल डायलॉग है जो मैंने पहली बार पब्लिकली किया, और वहां मुझे पता चला कि हाँ, मैं अमिताभ बच्चन की नकल कर सकता हूँ। और वो डायलॉग आपको सुनाता हूँ, वो है, बिल्कुल सर। इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग इस मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मारने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलवार इस बच्चा लोग को? ये पालता है, ये। तो ये मेरा पहला सीन था। और जो रिस्पांस मुझे मिला है स्टूडेंट से, तो वहां मुझे भी यकीन हो गया कि हाँ, मैं अमित जी की नकल कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर जंजीर, दीवार, इसके डायलॉग्स मैं करने लगा। और उसके साथ मैंने कई आवाजें जोड़ी। और मेन जो आपने कहा कि वॉइस ऑफ अमिताभ, तो उस वक्त अमित जी के गाए हुए गाने बहुत मशहूर थे, मेरे अंगने में और रंग बरसे। तो मेरे उनके डायलॉग्स, मतलब उनके डायलॉग्स की आवाज के साथ साथ मैंने उनके गाने की आवाज की भी प्रैक्टिस की। और फिर मैं, रंग बरसे भीगे जो नरवाली, रंग बरसे, ये, तो लोग एकदम ऐसा, अरे ये तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन है। तो फिर धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास मेरी बात पहुंची। और तभी पता चला जिनको मैं गुरु मानता हूं, किशोर दा, वो पता चला कि जब भी लाइव शोज करते हैं वो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा के साथ करते हैं। तो तब से मतलब अमेरिका वर्ल्ड टूर्स किशोर दा के साथ किए। और उस वक्त मैं सचिन दा, सैगल साहब, संजीव कुमार साहब की नकल करता। तो किशोर दा मुझे बहुत पसंद करते थे, और एक बात कहते थे, सुदेश तू बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना कभी भी नकल करते वक्त ना दो कलाकारों का मजाक नहीं करना, संजीव कुमार और एस डी बर्मन, क्योंकि उन दोनों को बहुत जी। रिस्पेक्ट करते थे। तो ये करते करते ना मेरा नाम पहुंच गया म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास कि ये एक लड़का है जो अमिताभ बच्चन की आवाज में बोल भी सकता है, और डायलॉग भी बोल सकता है, और गाने भी गा सकता है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, मैं स्ट्रगल भी कर रहा था, बप्पी दा, कल्याण जी, आनंद जी, राजेश रोशन साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंचम दा के यहाँ। तो लक्ष्मी जी ने एक दिन मुझे कहा कि आज हम तुमको ब्रेक देते हैं, और आपको हम गवा रहे हैं अजूबा के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए। और वो गाना था, वो मेरी अपनी आवाज में था, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहाँ मस्जिद वाली गली, या अली या अली, या अली या अली, या अली या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो ये गाना मैंने गाया लाइव विथ 80 म्यूजिशियंस। और इसके, इस फिल्म के, इस अजूबा फिल्म के डायरेक्टर थे शशि कपूर साहब। तो लक्ष्मीकांत जी ने शशि जी से कहा कि ये जो लड़का है वो अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी नकल करता है। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वो जो गाना था या अली उनको अमित जी की आवाज में सुनाया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहा मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से गाना। तो वो अजूबा का दूसरा गाना शशि कपूर जी के कहने पे मैंने गाया, कि मोहम्मद अजीज साहब के साथ, ऋषि कपूर और अमित जी का ये डुएट था। अब मोहम्मद अजीज साहब की आवाज में गाऊंगा, फिर मेरी अपने अमित जी की आवाज में, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, हर नहीं दिया ना। तो ये जब अमित जी ने सुना तो बोले ये भैया कौन है, इसको बुलाओ। तो शशि कपूर जी मुझे ले गए और अमित जी से मिला, अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं अमिताभ बच्चन को देख रहा हूँ साक्षात, और मैं नमस्कार कर रहा हूँ, तो अमित जी सामने से बोल रहे, अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया। तो ये अरे पहली वाह। मुलाकात। और जब अमित जी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो लक्ष्मी जी के दिमाग में एक आइडिया आया
कि क्यों ना हम पूरा गाना एक एक्टर की आवाज में रिकॉर्ड करें, सुदेश की आवाज में, अमिताभ बच्चन की आवाज में, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हुआ। और वो था, हम्म। तो लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया, और लक्ष्मीकांत जी अगर आपको आवाज पता है तो उन्होंने देश प्रेमी में एक हम्म। गाना गाया, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं, लला हम सा एक नहीं। तो बोलते भी ऐसे थे, बोले सुदेश हम्म। मैंने कुछ लिखा है, मुझे अमित जी की साउंड में सुना। बोले अरे हम्म। ओ जुम्मा वो कैसे बोलेंगे? मैंने कहा अरे ओ जुम्मा। बोले हाँ यही चाहिए, मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, तो आजा आजा। तो तो ऐसे पहले 2-4 दिन चला गया, मैं ये डायलॉग्स हुए, फिर बोले अब मैंने मुखड़ा लिखा है, उनकी आवाज में सुना। तो बोले जुम्मा हम्म। चुम्मा दे दे, वो कैसे गाएंगे? बोले जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा। तो इसी तरह 8-10 दिन जाके ये गाना बनता गया। फिर बख्शी साहब ने इसके अंतरे लिखे, और जब गाना उसका ढांचा बन गया तो अमित जी को बुलाया गया, और अमित जी को ऐसे 1-to-1 मैंने बिना माइक्रोफोन के सुनाया, और अमित जी ने कहा हम्म। रिकॉर्ड कर लो। और ये गाना अमित जी के सामने महबूब स्टूडियोज में मोर देन 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और रिकॉर्ड किया। और ये गाना कहते हैं ना, रिकॉर्डिंग होते होते सुपरहिट हो गया। और ये जब गाना बिल्कुल सर। बाहर आया, ये गाना जब हम्म। बाहर आया, तो आज भी लाखों लोग ऐसे जिनको पता नहीं कि सुदेश भोसले ने गाया, आज भी लोग समझ रहे कि अमित जी ने गाया। और मुझे पता चला हम्म। कि जया जी भी 1-1.5 साल मानने को तैयार नहीं थी कि ये अमित जी ने नहीं गाया। तो ये जब अब गाना बाहर आया, तब मैं बन हम्म। गया वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन। और अमित जी ने कहा कि अब इसके बाद मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। और आज इस गाने को 30 साल हो गए। 1990 में रिकॉर्ड हुआ था, और जी। 91 में अमिताभ बच्चन साहब के साथ हमने वर्ल्ड टूर्स किए, जुम्मा चुम्मा इन लंदन किया। तो कहते ना कि अमित जी भी गाते थे साथ में, मुझे कहते थे मेरे साथ रहना, और मैं माइक्रोफोन में उनकी आवाज में गाता था। और क्या कहते ना कि सुपरस्टार, कहते ना 100 गाने एक तरफ और जुम्मा चुम्मा एक तरफ। और अगर आपको कोई कहे वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन, तो हम्म। मैं कैसे उसको डिनाय कर सकता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं अमिताभ की आवाज नहीं हूँ? तो नेचुरली जी जी। उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अकेला, कोहराम, फिर बागवान का मेरी मखणा, फिर शावा शावा, फिर सोना सोना। तो हाँ। और बिल्कुल। लकीली क्या हुआ, कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली, मैंने मिठुन दा, जैकी श्रॉफ साहब, अनिल कपूर, गोविंदा, उस वक्त के सारे सुपरस्टार्स के लिए गाया। लेकिन जब जब भी मैंने हम्म। अमित जी के लिए गाया, वो गाने हिट हो गए। तो मैंने फिर सोचा, ऊपर वाले ने अगर डिसाइड किया तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। तो मैं भी एंजॉय करने लगा सही वॉइस है। ऑफ अमिताभ बच्चन की जो हाँ। जो टाइटल है वो। और जब खुद अमित जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, और अमित जी ने एक कई कहा भी है कि सुदेश ने अपनी आवाज देकर मेरे गानों को एक नई जिंदगी दी है। तो इतनी बड़ी हम्म। कॉम्प्लीमेंट अगर मिल जाए तो एक आशीर्वाद ही है अमित जी हम्म। का। तो बड़ी नम्रता के साथ मैं एक्सेप्ट करता हाँ हूँ नहीं उसे। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, और वास्तव में सर जब हम आंख बंद करके इन गानों को सुनते हैं तो लगता नहीं है कि ये गाने ऐसे लगता है जैसे अमिताभ जी ने ये गाने गाए हैं। और जहां हम जी बात जी करते हैं संजीव, जब हम डबिंग की बात आती है तो डबिंग भी जी आपने जी बहुत की है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी का था इस, और संजीव कुमार की उनकी एक फिल्म थी जी। मैंने क्या हुआ, प्रोफेसर के जैसे पड़ोसन जैसे पूर्व क्या। जी जी, जैसे आपने कहा ना कि आपको ये नहीं लगता था कि अपनी खुद की आवाज हो, तो मैं, एक वक्त ऐसा है जब मैं उस दौर से गुजर रहा था कि मैं, लोग मुझे, मेरे मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त कहने लगे यार तू इसकी आवाज में गा रहा है, उसकी आवाज में नकल कर रहा है, तेरी अपनी आवाज कहाँ है? तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि मेरी अपनी आवाज क्यों नहीं। तो मैंने नकल करना बंद कर दिया स्टेज पर। तो इंटरवल में लोग आते थे, अरे आज आपने एस डी बर्मन नहीं किया, आज आपने अजीत नहीं किया, आज आपने संजीव कुमार नहीं किया, यही तो हम सुनने आए हैं। तो मैं सोच में पड़ गया अब क्या करूं। तो उस वक्त आनंद जी भाई जो है, कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी भाई, बोले सुदेश, मैं उनके पास गया। मैंने सोचा, मैंने उनसे पूछा कि हम्म। आनंद जी भाई मैं क्या करूं?
मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी अपनी आवाज नहीं है और लोग हम्म मेरे से दूसरी आवाजें मांग रहे हैं। तो बोले सुदेश तेरे जैसे हम्म कितने हैं इस इंडिया में, इस देश में। अरे पागल, हम्म ऊपर वाला तेरी गाड़ी चला रहा है, तू अपने हाथों से अपनी, ऊपर वाले जो चला रहा है तेरी गाड़ी, अपने हाथ से डिरेल मत कर, जो चल रहा है अच्छा है चलने दे, ऊपर वाले के सिग्नल को मान। और उसी वक्त हम्म, जब मैं आवाजें मतलब नकल बंद करने की सोच रहा था, उसी वक्त संजीव कुमार साहब का देहांत हुआ। और जो जी उनके डबिंग के बगैर फिल्में अधूरी थी, वो सारे प्रोड्यूसर्स मेरे पास आके रिक्वेस्ट करने लगे कि सुदेश जी, अगर आपने ये डबिंग नहीं की तो हमारे लाखों रुपए पानी में चले जाएंगे और हमारे इतने सारी जो फिल्में हम इतना शूटिंग किया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो फिर एक बार मुझे ये नेचर से मतलब एक क्या ना सिग्नल मिला कि, तो मैंने वो 5 फिल्में डब की, लव एंड गॉड, हम्म कत्ल, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन। और एक हम्म लोगों को शायद पता नहीं है कि तेजाब रिलीज हो रही थी और सेंसर के लिए डबिंग की जरूरत थी, और अनिल कपूर साहब जी मुंबई में थे। तो उनके जो हम्म। प्रोड्यूसर है दिनेश गांधी और डायरेक्टर है एन चंद्रा साहब, उन्होंने कहा कि सुदेश ये डबिंग करना है। मैंने कहा मैं तो अनिल कपूर साहब की कभी आवाज मैंने कभी नकल की नहीं। नहीं नहीं, तुम कर सकते हो। तो मैंने उस वक्त हम्म उनकी जो पायलट ट्रैक बोलते हैं, जो शूटिंग के वक्त की आवाज है, वो सुन सुन के वो तेजाब फिल्म में भी अनिल कपूर की आवाज मेरी है। तो मैंने कहा ना, हम्म ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो मैं करता हूँ ये नकल, ये सिंगर्स की हम्म, आवाजें या एक्टर्स की आवाजें लोग बहुत पसंद करते हैं। और यहां तक कि वो जो बिल्कुल। एक्टर्स हैं जिनकी मैं नकल करता हूँ, वो मुझे फोन करके हम्म मेरी तारीफ करते हैं, बोलते हैं सुदेश तुम इतना अच्छा करते हो कि कभी कभी हम खुद नहीं पहचानते। तो मैं बस एंजॉय करता हूँ। अब मैंने सोचा कि ना मैं सिंगर हूं ना मैं कॉमेडियन हूं, मैं एक एंटरटेनर हूं। हम्म मैं जब स्टेज पे आता हूँ, मैं 2 घंटे 3 घंटे ये सोच के आता हूँ स्टेज पे कि मैं 3 घंटे लोगों जी को सब कुछ भुला दूंगा, उनको बस हम्म। एंटरटेन करूंगा, उनको खुश करूंगा। और जब वो चले जाएंगे ऑडिटोरियम से, तो खुश होके हंसते हुए घर जाएंगे। बस यही मेरा मकसद है बिल्कुल। जिंदगी का। और वैसे भी, हाँ, और वैसे भी कहते हैं ना कि आप एक ऐसे कलाकार हैं कि जो भी काम आपको, चाहे मिमिक्री का दिया जाए, डबिंग दी जाए, गाने दिए जाए, आप उनको इतने बखूबी से निभाते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि बहुत लोग बॉलीवुड में आते हैं, लेकिन उसमें से जी बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों के घरों में, लोगों के दिलों तक पहुंच पाते हैं। उसमें से एक आप हैं कि सुदेश भोसले जी को जब भी हम देख एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट हम देखें, उसमें भी सुदेश भोसले जी हमारे दिलों में राज करते हैं। हम गायकी में सिंगर, एज ए सिंगर हम देखते हैं, तब भी सुदेश भोसले जी हमारे दिलों में राज करते हैं। और स्केच की जो मैं बिल्कुल आपसे देखे थे, मैंने भी को कि जब मैं आपकी पूरी प्रोफाइल को देख रही थी, उसमें था आप बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे हमारे उस समय के बॉलीवुड के जो हमारे आर्टिस्ट थे, उनके स्केच जी को आपने बना रखा है। तो जी लेकिन एक सवाल ये आता है, वैसे तो सुदेश जी कहा जाता है ना, जैसे एक माँ होती है उसके लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं, वैसे एक कलाकार के लिए वो चाहे कोई भी कला हो, सारी कलाएं उसके लिए बहुत प्यारी होती हैं। लेकिन बिल्कुल फिर बिल्कुल। भी सुदेश भोसले जी को गाने में ज्यादा मजा आता है या डबिंग करने में, या मिमिक्री या स्केच बनाने मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब मैं, मेरे हाथ में पेन होता है, पेंसिल होती है या ब्रश होता है, में? तो मैं हंड्रेड जी परसेंट एक पेंटर होता हूँ। जब मैं स्टूडियो में होता हूं, तो मैं पूरी तरह सरेंडर करता हूं उस म्यूजिक डायरेक्टर को, और 100% ये सोचता हूं कि मैं क्या हूं, मैं कौन सा कैरेक्टर हूं, या हम्म मैं अमिताभ बच्चन हूं, या मैं गोविंदा हूं, या मैं राजकुमार हूं, या मैं कोई एक कैरेक्टर हूं, एक एजेड कैरेक्टर हूं, या यंग हीरो हूं। तो मैं उस हम्म वक्त सोचता हूं कि मैं वो बन जाता हूं। मैं अमिताभ बच्चन अपने आप को सोच लेता हूं, मैं अपने आप को धर्मजी सोच लेता हूं, मैं अपने आप को नाना पाटेकर सोच लेता हूं। तो वो कंसंट्रेशन करता हूं ताकि वो रिजल्ट निकले। और जो म्यूजिक डायरेक्टर कहता है वो मैं करता हूं। फिर वो कहता है मुझे अपनी आवाज में गा तो गाता हूं, या अमित जी की आवाज में गाता हूं, वो मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप कहेंगे सबसे मैं एंजॉय क्या करता हूं, तो मैं जब स्टेज जी पर होता हूं, अगर आप मुझे ऑफ स्टेज देखेंगे तो बिल्कुल शांत चुपचाप एक कोने में बैठा देखता हूं। लेकिन द मोमेंट मैं स्टेज पे, रंगमंच पे पैर रखता हूं, जैसे मैं लोगों की आंखें देखता हूं, चमकती हुई आंखें, मुस्कुराते हुए चेहरे, मैं उस वक्त गाना
और डायलॉग्स और परफॉर्मेंस और मेरी डांस। तो मैं जो एंजॉय करता हूं, अगर आपने कहा, तो मैं स्टेज परफॉर्मेंस एंजॉय करता हूं, जिसमें मैं मेरे उसमें फिर वो गाना हो या अलग अलग कलाकारों की नकल हो। तो मैं सबसे जो कह रहा हूं ना, आज भी, या मैं आखिरी दम तक मैं चाहूंगा कि मैं स्टेज पर लोगों को एंटरटेन करता हूं। तो पहला प्यार तो मेरा पेंटिंग है, लेकिन मैं अब धीरे धीरे, जैसे ना 40 साल हो गए स्टेज पे, तो मैं स्टेज पे अपने आप को बड़ा ही कंफर्टेबल और बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं एक एनर्जी आ जाती है मुझे ऑडियंस को देख के स्पेशली। बिल्कुल। आप जब बात करते हैं कि आप एस डी बर्मन साहब की भी आवाज निकाल देते हैं, आर डी बर्मन साहब की भी आवाज है आपके साथ, किशोर कुमार जी की बात करें हम लोग, अमिताभ बच्चन जी की बात करें, मोहम्मद अली साहब की बात करें, सबकी हम जी। बात करते हो, सबकी आवाज को आपने कई रिंग की थी, और संजीव कुमार जी की करते हैं आप या अमिताभ बच्चन जी की करते हैं, तो इसमें से कौन से कलाकार हैं जिनकी डबिंग करने में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मजा आता है? देखिए, कुछ ऐसी आवाजें ऊपर वाले ने मेरे गले में दी, जैसे जो बहुत कम लोग करते हैं या करते ही नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन, कुछ आवाजें जी। मैंने शुरुआत की, जो अजीत साहब, उनकी मैं बहुत मतलब वॉइस को हम्म। एंजॉय करता हूँ। रेणु जी, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मजा आया। तो जैसे उसके बाद असरानी साहब, रेणु जी, आपने मुझे बुलाकर अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, हा हा। उसके बाद कुछ रेयर आवाजें हैं अनुपम खेर साहब के, आज आपने मुझे बुलाया, जी। इंटरव्यू करके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर विनोद खन्ना है, सुनील दत्त साहब है, दारा सिंह साहब। तो ये जो रेयर आवाजें हैं ना, हाँ। हाँ। वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। लेकिन जिनसे मैं मतलब ज्यादा मतलब जो कनेक्टेड हूँ, वो ऑफ कोर्स अमित जी की आवाज हम्म। है। तो जैसे जी। गाने, तो उनके गाने में मजा आता ही है, लेकिन कई उनके जो एड फिल्म्स होते हैं, उसमें कई हम्म। बार हिंदी जो है वो हम्म। मेन लैंग्वेज अमित जी करते हैं। बाकी जो अपनी हम्म। हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, असमीज, हम्म। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, भोजपुरी, वो कई बार मैं करता हूँ। तो वो लोगों को पता नहीं चलता कि वो अमिताभ बच्चन नहीं है। तो वो मैं बहुत एंजॉय करता हम्म। वो आपको बहुत अच्छा लगता है इसमें। हूँ। जी सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े जी। हुए हैं। मैं थोड़ा-सा इसको बीच में ब्रेक दे करके आपको उनका, कि आप शत्रु सर की और अजीत सर की आवाज़ में विश्वनाथ फ़िल्म के डायलॉग आपकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं। अश्वत्थामा दादिश जी हैं, उनकी फरमाइश है आपके लिए ये सर। वैसे अ, मुझे पता है, ये डायलॉग जो बहुत लंबा है, 8-10 मिनट का है, लेकिन जी। चलो कोशिश करते हैं। उतना समय है जी आपके सर। पास? क्योंकि ये बिल्कुल कालीचरण सर। फिल्म का एक, हाँ। ये कालीचरण फिल्म का लंबा सीन है, जब इंस्पेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव जो है, वो जी। उनके जेल में अजीत यानी तेजा, उनके हुँ। एक आदमी की मौत हो जाती है, उसकी तस्वीर लेके वो शत्रुघ्न सिन्हा यानी हुँ। प्रभाकर श्रीवास्तव अजीत के पास आते हैं, उनको फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा आदमी हमारी जेल में मर गया है। तो अजीत साहब वो फोटो देख के कहते हैं, तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रभाकर, मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं। मैं तो खुद गरीबों का दोस्त हूं, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। हर चीज के दुश्मन है आप। दोस्ती के नवाब में सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब रघु को आपने चांद से मरवा दिया। मैंने, क्या तुम्हें मेरे इन हाथों पर खून लगा नजर आता है? आपके हाथों पे नहीं, बल्कि मुझे आपके मुंह पे खून लगा नजर आता है। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे, हो नहीं थे। आप ये न समझना कि आपके मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रही। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? जी हाँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश का बच्चा बच्चा अनाज के बिना भूख से तड़प रहा है। और ये नीच काम करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा सीट दीनदयाल,
कि एक दिन यही नंगा भूखापन जवानी के जोश में आएगा। उस दिन बल्ले में तिल में बल्ले की एक आग होगी जो आप जैसे ठेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि फाड़ दे से भेड़ियों को, चीर दे से गद्दारों को। तब तब इंसान तो क्या भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी बातें करना तो हमें भी बहुत आती है प्रभाकर, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मानता हूं कि लोग आपको एक शेर के नाम से जानते हैं, लेकिन यह मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर बनता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है। और इस बार इस शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। बहुत बोलता है। विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू सर। अश्वत्थामा जी आपको थैंक्स कह रहे हैं कि थैंक्स सर। थैंक यू। सर एक और है और सर ये भी कि आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन एक गाना हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ये फरमाइश हमारे पास आई, रघुभूषण अग्रवाल जी ने ये यहाँ पर लिखा है। जी ये जी, उनकी फरमाइश था। मेरा फेवरेट तो ऑफकोर्स जुम्मा चुम्मा है, जिस गाने ने मुझे नाम इज्जत शोहरत दी। लेकिन एक गाना जी है जो जी। जब मैंने गाया, मैंने ज्यादातर जब अमित जी के लिए गाए तो सारे रिकॉर्डिंग्स में अमित जी मौजूद थे, और वो खुद आके हम्म, उस गाने को डायरेक्ट करते थे कि सुदेश मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। एक गाना जिसमें अमित जी नहीं आए थे लेकिन जया जी और अभिषेक साहब आए हम्म, थे, और उस गाने के बाद जया जी ने मुझे और आदेश श्रीवास्तव, जो मेरे भाई आज इस दुनिया में नहीं है, उनको बिल्कुल सर। 100 रुपए एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया था और कहा था कि तुम दोनों ने गाना बहुत अच्छा किया। और वो गाना है फिल्म जी। बागबान का मेरी मखना। तो वो मैंने सुनाता हम्म, हूँ। बिल्कुल सर। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए सोने तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे और मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए अर धिनता 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 यो। क्या बात है सर। सर आपकी आवाज को सुनने के लिए हम सुनने के बाद हम यही कह सकते हैं कि मुझे कुछ चार पंक्तियां सर याद आती हैं। कहते हैं ना कि जर्रों के रह गुजर अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों के रह गुजर अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, दूर तलक अपनी आवाज छोड़ जाऊंगा, खामोशी की मौत मुझे गवारा नहीं, शीशा हूं टूट भी गया पर अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। तो क्या इतनी बात है, क्या खूबसूरत बात खनकदार आपकी आवाज है सर। है। थैंक यू सो सर मच, बहुत अच्छा। सर एक चीज और, आपको अवार्ड भी मिला है, मदर टेरेसा मिलेनियम पुरस्कार आपको दिया गया है, जिसमें आपने बॉलीवुड में जो इतना अपना महत्वपूर्ण योगदान आपने किया उसके लिए दिया गया। साथ ही जी आपने सोनी पर के फॉर किशोर एक शो आता था, आपने वो भी शुरू किया था। और हाँ किशोर जैसे मेरे पास ये मैसेज भी आए कि जी। हम लोग किशोर कुमार जी के बारे में सुदेश जी से जानना चाहते हैं। मैं जैसे वो सोनी पे जो शो आता था के फॉर किशोर पे, जी उसमें सर। मैं जज था एक्चुअली, बप्पीदा और अमित जी कुमार जी के साथ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किशोर दा का ही वो आशीर्वाद था। 6 महीने सिर्फ किशोर दा के गाने कंटेस्टेंट गा रहे थे और हम उनको जज करते थे। लेकिन अब मैं आजकल एक मैं आरजे भी बन गया हूँ। एक एफएम चैनल रेडियो नशा, उस पे मैं किशोर दा के गाने सुनाता हूँ सुना हम्म, अपने श्रोताओं को। और उस शो का नाम है क्रेजी फॉर किशोर, जिसे पेश करता है क्रेजी आरजे सुदेश भोसले। तो उसमें मैं किशोर दा के गाने सुनाता हूँ, किशोर दा के किस्से सुनाता हूँ। तो मुझे याद है कि किशोरदा को जब मैं मतलब स्टेज पे बुलाता हूँ, मतलब तो किशोरदा के साथ बहुत शोज किए, तो पहले मैं एक दो रफी साहब के गाने गा के फिर किशोरदा स्टेज पे आते थे। और फिर जैसे मैं गाता था, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, तो ये गाना गा के मैं विंग्स में देखता तो किशोरदा कहते थे मतलब एक और गा। फिर मैं गाता था, फिर दूसरा गाना बोले एक और गा। फिर 2-3 गानों के बाद
किशोरदा कहते थे अब मुझे बुला लो, तो मतलब अब मुझे, तो इशारे में कि अब मुझे। फिर कहते ना, किशोरदा आने के बाद 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पता नहीं कैसे गुजर जाते थे ऑडियंस और उनके बीच, और बस मैं विंग्स में कुर्सी लगाकर उनको रिकॉर्ड करते जाता। तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से हैं। तो जैसे किशोरदा ने एक बार मुझे कहा कि सुदेश, मैं जरा चाय पी के आता हूँ, 10 मिनट कुछ कर। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं किशोरदा के शो में। तो मैंने वहां पे ना, ये यूएसए की बात है, तो मैंने एक छोटा सा कॉमेडी आइटम किया जिसमें वो अमित कुमार जी और कंचन जी का गीत है, लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। तो ये मैंने लोगों से कहा कि अगर ये गाना अमित कुमार की जगह सहगल साहब गाते तो लैला लैला पे ये क्या असर होता। तो सुनिए जी केएल सहगल की आवाज में लैला ओ लैला। जी सर। लैला हो लैला, अरे हाँ, ऐसी तो लैला, अरे लैला हो लैला, अरे हाँ, ऐसी तो लैला। सहगल साहब, आप ऐसे गाओगे तो हमारी लैला हमारे पास कभी नहीं आएगी। तो हम जाते बिल्कुल। हैं हेमंत कुमार जी के पास। तो अब जी। सुनिए, हेमंत दा गाएंगे लैला ओ लैला। हम्म। लैला हो लैला ऐसी हो लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला रे, अकेला रे, अकेला रे। तो फिर हम वहां से पहुंचते हैं आर डी बर्मन के पास। तो आर डी बर्मन साहब लैला को कैसे बुलाएंगे। लैला हो लैला ऐसे तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे, रे चाहत से मिलना अकेला। पंचम दा ऐसे मत गाइए, हमारी लैला नहीं आएगी, कोई और आ जाएगा। तो अंत में सही गए है। हम पंचम दा के पिताजी के पास। हम्म। एस डी बर्मन साहब अगर लैला को बुलाते तो कैसे। हम्म। लैला हो लैला रे ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला। तो ये मैंने गाया, तो वहां पे लोगों ने बहुत तालियां बजाई, सीटियां बजाई, वंस मोर करने लगे। तो मैं खुश हो गया कि किशोरदा के शो में सुदेश भोसले को वंस मोर मिल रहा है, तो खुश हो गया मैं। जी। लेकिन जब लोगों की तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वंस मोर तालियां, लोग हंस रहे हैं, तो मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये तो मेरे लिए बहुत तालियां बजा रहे। लेकिन मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। फिर देखा कि जब मेरे ध्यान में बाद में आया कि जैसे मैंने लैला हो लैला किया, तभी किशोरदा मेरे पीछे खड़े होके आ गए थे, और खड़े होके शॉल लहरा के मेरे उस गाने पे नाच रहे थे, और लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और फिर कहा अब मेरी आवाज में गा। तो फिर कुछ मजाक करके उनकी आवाज में गा। तो ऐसे किस्से भी है। तो बहुत बहुत प्यार करते थे किशोरदा मुझसे। बहुत लकी हूं, मतलब जो गुरु जिनको माना उनके साथ काम करने का मौका मिला। इवन उनका जो लास्ट शो हुआ था हॉलैंड में ना 87 में, उसमें भी मैं उनके जी साथ था। तो बड़ी कहते हैं ना, गोल्डन मेमोरीज है लाइफ में। बिल्कुल सर। और कहते हैं ना सर, ये यादें ही होती हैं जो जिंदगी के सफर को बिल्कुल खूबसूरत बना देती है, उनके साथ हम जो बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। और आपने हमें सर बताया था, वैसे तो आपके पूरा परिवार का माहौल ही संगीत के साथ ही था, लेकिन क्या जी। आपने कहीं से संगीत की, कहते हैं ना, कोई ट्रेनिंग आपने कहीं से ली थी, या ये उस माहौल के साथ ही रह करके सुन सुन करके वैसे ही आपने सीखा था, या क्या किस तरीके से था। एक्चुअली कहते हैं ना, जैसे बच्चे को उनका रुझान, उसकी इंटरेस्ट देखते हैं माँ बाप, तो उस तरह हाँ। उसके ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को। या तो म्यूजिक सिखाया जाता है, उसको पेंटिंग सिखाया जाता है, या तो हम्म। उसको
इंजीनियरिंग सिखाई जाती या तो उसको गाना सिखाया जाता है। अब मेरा ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज होंगे शायद, मुझे कुछ नहीं सिखाया क्योंकि मेरी पेंटिंग भी अच्छी थी, मेरा गाना भी अच्छा था, मेरी नकल भी अच्छी थी। तो वो कुछ मैं मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं गायक बनूंगा या मैं आर्टिस्ट बनूंगा। कभी कभी मम्मी के पास सारेगामा पदनीसा मतलब हारमोनियम पे मम्मी कभी कभी बैठाती, लेकिन उनको नहीं पता था मैं क्या बनने वाला हूँ। और उस वक्त के पेरेंट्स का ना उतना वो नहीं था। और मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी थी कि आगे जाके मेरे माता पिता ने सोचा था कि मैं पेंटर बनूंगा। लेकिन होता ना, रेडियो मेरे गुरु हैं, और जो कैसेट्स है वो मेरे गुरु हैं। और मतलब कहते हैं ना, कुदरती मेरे कई अब तो सैकड़ों गाने बाय हार्ट हैं। तो वही मेरा, कहते हैं ना, लता जी, आशा जी, किशोर दा, मुकेश जी, सहगल साहब, पंचम दा, आर डी बर्मन साहब, हेमंत दा, मन्ना दा, ये मेरे गुरु हैं। उनके गाने में मेरा रियाज, मतलब क्या, मैं इनके ही गाने सुनता हूँ, गाने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब कहते हैं ना, अभी मैं क्या करूं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैंने क्लासिकल सीखा नहीं। अब जाके मैंने कुछ 4-5 साल से मैं, मेरे गुरु जी आते हैं मौलाई बैनर्जी, उनके पास अब थोड़ा जी बहुत जी सीखने लगा। जी। सर, एक हमारे पास सवाल है, विकास भारती जी का। ये पूछ रहे हैं सर, आपने सबसे पहले मिमिक्री किसकी की थी? मैं अगर मिमिक्री कहो तो मैं बचपन में मुर्गियों की और बिल्लियों की आवाजें निकालता था। लेकिन जो मैं था, बड़ा बड़ा शर्मीला, बड़ा शाय, बड़ा डरा हुआ बच्चा था। कभी मतलब मिमिक्री या नकल तो छोड़िए, मैं कभी किसी से बात भी करने से डरता। लेकिन बचपन से ही मुझे सैगल साहब की आवाज और सचिन दा की आवाज का बड़ा एक एक क्यूरियोसिटी थी, उनकी अलग आवाजें थी। तो और एक नेचुरल नैक था। तो मैं ऑफ कोर्स सचिन दा की मैंने सबसे पहले नकल की, फिर सैगल साहब जी, की, और उसके बाद जो मैंने बड़े होके जो नकल की, वो थी अमिताभ बच्चन साहब की नकल। वो तो आप वॉइस ऑफ अमिताभ है ही है सर। सर, एक का मैसेज हमारे पास है बंटी डांगी जी का। वो आपको कह रहे हैं, चरण स्पर्श करता हूँ सर मैं आपको। अरे मैं भी म्यूजिशियन इससे जुड़ा हुआ हूँ, ढोलक प्ले करता हूँ। और सर जी आप, मेरे कहना चाहिए कि आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा। ये सब इन्होंने लिखा है बंटी डांगी जी ने। और महेश वर्मा जी ने भी कहा, किशोर कुमार जी के बारे में आपने हमें बताया, इसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। और शशांक तिवारी जी ने, सर कमाल है, आप कमाल के आर्टिस्ट हैं सर, आप ग्रेट हैं आर्टिस्ट। और आप डाउन द अर्थ हैं सर। आप सबसे बड़ी बात सर, ये सब मैसेज में ये चीज आ रही है। और बिल्कुल सर, ये हम भी आपसे बात कर रहे हैं जब हमें लग रहा है ऐसा। एक्चुअली ये सर डाउन एक, डाउन टू अर्थ जी नहीं हूं मैं, ये मेरी माँ जी के संस्कार है। मैं नेचुरल हूँ, जो हूँ वो सामने जी हूँ। तो ना डाउन टू अर्थ रहने की एक्टिंग करता हूँ। और मुझे लगता है जी, अगर आप जैसे हो अंदर से वैसे ही बाहर दिखाएं तो कोई नुकसान नहीं होता, ज्यादा अच्छा लगता। जी सर, ज्यादा अच्छा लगता है, उल्टा बिल्कुल लोग ज्यादा और अच्छा। आपसे जुड़ते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी, बिल्कुल सही, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग जुड़ते हैं सर। सर एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमें पता है भी आपके बेटे भी गाते हैं सर। जी, एक्चुअली ना, जैसे मेरे माता पिता, मतलब म्यूजिक और पेंटिंग की हमारी फैमिली है, धरोहर है, उसी तरह जी मेरी जो पत्नी है वो जी। एक बहुत अच्छी पियानिस्ट है। वो उसने भी अपने कॉलेज, उसका नाम है हेमा, उसने अपने हम्म स्कूल कॉलेज के जमाने में, वो जब किशोरदा के हम टूर्स करते तो वो उनके साथ कीबोर्ड्स बजाती थी। और जो हम्म मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, जिसमें मेरी शुरुआत हुई प्रोफेशनली स्टेज पर, उस ऑर्केस्ट्रा के जो मालिक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अशोक कुमार सराफ जी, जो लीड गिटारिस्ट भी हैं। तो वो हम्म उनकी बेटी है। तो वो, आप समझ गए हो, अशोक कुमार सराफ जी मेरे ससुर हैं। तो मेरी वाइफ की तरफ से भी, ससुराल की तरफ से भी म्यूजिक की फैमिली है। तो मेरा हम्म बेटा जो है वो एक सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, म्यूजिशियन है, कंपोजर है, सिद्धांत भोसले नाम है उसका। और अभी हाल ही में हम्म। उसके कंपोज किए हुए काफी गाने रिलीज हुए हैं, एल्बम, काफी। हाँ रिलीज, जी जी, अमिताभ जी। बच्चन साहब ने ट्वीट किया, आशा जी, सोनू निगम साहब ने हाँ ट्वीट बिल्कुल, किया, हाँ। शक्ति कपूर जी, अनुपम खेर साहब, जैकी श्रॉफ जी ने वॉइस मैसेजेस मुझे भेजकर तारीफ की है। तो वो, और मेरी हम्म बेटी जो है वो श्रुति,
वो पेंटर है, वो आर्टिस्ट है, वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उसने फाइन आर्ट्स में बैचलर्स किया और साउथहैम्पटन में जी यूके में उसने मास्टर्स किया है पेंटिंग में। तो अब हमारा जो परिवार है पेंटिंग मतलब और कहते हैं ना म्यूजिक से भरपूर है। तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी अब जैसे कहते हैं ना लोग हम बोर हो गए हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं या तकलीफ में हैं, हम्म तो हम लोगों का दिन मतलब सुबह कैसे शुरू होती है रात कैसे होती है हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारे घर में चौबीसों घंटे म्यूजिक और पेंटिंग की बातें होती है, सेशंस होते हैं, जैमिंग होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा जी म्यूजिक में है। और खास बात यह है कि मेरी तरह किसी की नकल नहीं करता, वो अपनी ओरिजिनल आवाज में गा रहा है जिसकी मुझे खुशी भी है। तो कहते हैं ना तो अगर आप जो अभी जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनको अगर आप सिद्धांत भोसले टाइप करेंगे और उसका ट्विटर हैंडल कुछ वो मैं नहीं जानता लेकिन सिट डाउन हम्म, भोसले, तो उसके नए जी गाने भी और उसने दिन और रातें खुद एक गाना लिखा है, कंपोज किया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। हम्म तो अब कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही मशहूर यंग सिंगर निकिता गांधी के साथ उन्होंने उसका अकूस्टिक वर्जन भी लॉन्च किया जिसका भी जी जी बहुत काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जी और दूसरी बात तो कि सिद्धांत जब 5 साल का था तब उसने मेरे हम्म, साथ पहला परफॉर्मेंस दिया था फिजी आइलैंड्स में, श्रुति और सिद्धांत क्या दोनों बात ने। है। और शान शान जी का गाना गाया था, मुस मुस हासी जो मलाई लाई, क्या बात है। मुस मुस हासी जो। तो वो उस उम्र से ही गा रहे हैं वो। और मेरी मम्मी के पास क्लासिकल म्यूजिक सुना है और अपने नाना के हम्म पास मतलब अशोक कुमार सराफ के पास गिटार सीखा, तो सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, प्रोग्रामिंग करता है। और यूएसए में 2 साल म्यूजिक और सारी टेक्निकल चीजें सीख के आया है। और अभी हमने मिलके एक मुंबई में गोरेगांव में जहाँ मैं रहता हूँ ग्रेविटी स्टूडियो शुरू किया, जहाँ रिकॉर्डिंग जी जी स्टूडियोज हैं, शूटिंग स्टूडियोज हैं, रिहर्सल हॉल्स है, जहाँ से अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग ऑनलाइन शोज भी करते हैं। तो बड़ा जी अच्छा जी लगता है कि बेटा भी उसी प्रोफेशन में है और जी जी समय अच्छा गुजरता है हमारा ऑन स्टेज ऑफ स्टेज। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है जब ये कहा जाता है कि सिद्धांत के जी पापा हैं सुदेश भोसले जी, तो वो एक अलग ही बिल्कुल। फीलिंग आती है सर। और और सर और अभी से शुरुआत हो चुकी है कि जब जी जब भी मैं अकेला जाता हूँ मुंबई में या दिल्ली या कलकत्ता में या अमेरिका में, तो लोग पूछते हम्म, हैं आपने बेटे को क्यों नहीं लाया। तो ये बड़ा अच्छा सही लगता है बात कि है। लोग उसको याद करते हैं, उसको मतलब मिस करते हैं मेरे साथ। हाँ, नहीं क्योंकि मैंने जब आपसे बात की थी और जब मैंने पोस्टर अपना सोशल मीडिया पर जब डाला था, पोस्ट किया था, जी। तब बहुत लोगों के मेरे पास भी कॉल आए थे कि मैम आपको पता है सुदेश सर के बेटे हैं, वो भी गाते हैं, उनकी भी एल्बम आ चुकी है। तो आप उनको, मैंने कहा नहीं वो सर के साथ नहीं, मैंने कहा हम उनको बाद में लेकर के आएंगे अलग से। बिल्कुल अभी मैंने कहा बिल्कुल, आज हम सर से बात करेंगे। सिद्धांत भोसले का जी अलग प्रोग्राम कीजिए तो आपके बिल्कुल। आपके इस शो में बहुत से यंग जनरेशन जुड़ जाएगी। राइट। सर मेरे पास आया था इस चीज का, बट ये था कि हम लोग को बिल्कुल, हम आपको और सिद्धांत को एक साथ नहीं लेना चाहते थे, हम अलग अलग लेना चाह रहे थे कि हम अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल लेंगे दोनों बिल्कुल, को, तो उसलिए वरना उम्र की दीवार बीच में आ जाएगी। बिल्कुल सर। दूसरा सर, बंटी डांगी जी हमें कह रहे हैं इनके कि इनके गुरु हैं, जो यहाँ पर ये बता रहे हैं हमको, गिरीश विश्वा जी, वो इनके गुरु हैं। गिरीश एक्चुअली विश्वा जी। गिरीश विश्वा जी मेरे मित्र हैं। और जी 25 साल से जब जब मैं शो करता हूँ लाइव जी जी कॉन्सर्ट, तो गिरीश विश्वा एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, एक बहुत बड़े रिदमिस्ट है, ऑलराउंडर है। और जितने जी। भी रियलिटी आप शोज देखते हैं, लिटिल चैम्प्स, इंडियन आइडल, उसमें हम्म। गिरीश विश्वा को देखते हैं। और मेरे ऑर्केस्ट्रा का वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है कई सालों से। तो जी जी जी। बड़ा प्यार है हम लोगों में। और इंदौर के हैं गिरीश विश्वा जी, बहुत ही हम्म, गुणी कलाकार हैं और बहुत प्यार है हम बिल्कुल लोगों सर। जी सर। सर अब एक थोड़ा सा हट करके एक बहुत ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपने में। जी पहले का समय भी इंडस्ट्री का देखा और आज का समय भी देखा, और अब भी जी कुछ जो ये टाइम चल रहा है, इस दिनों की जो हम बात करें, इस समय जो जी बॉलीवुड का माहौल बना हुआ है सर, जी जी। उस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले एक मुझे डेढ़ महीने लगता से अगर हम मुझे जी मुझे लगता है जो ये जो माहौल चल रहा है या जो न्यूज चैनल्स पे जो
जो भी माहौल चल रहा है, जो बातें चल रही है, उससे बड़ा दुख होता है मुझे कि मुझे 40 साल जी हुए। पहली बात तो मैं जो नए कलाकार हैं उनसे कहूंगा कि आज तक मैंने सिगरेट को छुआ नहीं, शराब को छुआ नहीं, तंबाकू को छुआ नहीं, लेकिन उसके जी। बावजूद मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, एक स्टाइल है ना यार, पार्टी में थोड़ा एक पैग लगाओ तो अपनी शान बढ़ती है, अगर मना करो तो सोचते हैं, यार ये पिछड़ा हुआ है कोई, शराब नहीं पीता। हम्म। लेकिन मुझे जी कभी कोई किसी ने फोर्स, कहते ना दोस्त बिगाड़ते हैं, मुझे आज तक किसी हम्म। दोस्त ने शराब की ऑफर नहीं की, ना मेरी इच्छा हुई। और दूसरी बात, ये जो हम आजकल बोल रहे हैं ना ड्रग्स के बारे में, वही तो बात कर रहे होंगे आप शायद, सही है? हेलो? नहीं तो मैं ये कहूंगा, ये जो माहौल है ना, ये तो, आपकी आवाज कट गई है शायद। हेलो? हाँ। तो जो भी है, ये जो भी चीजें हैं ना, वो सिर्फ फिल्मों में नहीं है। बहुत सारे कलाकार हैं जो मेहनत करके आगे आए हैं। और ये जो जिस पे बहस चल रही है आजकल, ये शायद कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। जी हेलो? सर, हाँ, थोड़ा सा आवाज। कनेक्शन प्रॉब्लम आई। जी हाँ। सर, आ रही है तो आवाज। ये हाँ। जो माहौल है ना, मतलब ड्रग्स के बारे में, तो वो हम्म। तो आप, हर कोई जानता है कि स्कूल के बाहर से ही शुरू होता है, स्कूल कॉलेज, हर प्रोफेशन में है। आजकल तो कहा जाता है ये आम चीज है, लेकिन सिर्फ जी फिल्मी लोगों को, जैसे ना कहते ना, फिल्मी दुनिया को लोग कितने आदर से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। कई नए बच्चे हैं, जी उनके पेरेंट्स हैं जो हम फिल्मी फिल्मों में बच्चों को भेजना चाहते हैं, अगर ये माहौल देख के वो बेचारे डर जाएंगे। एक्चुअली ऐसी हम्म। इतनी बुरी नहीं है हमारी दुनिया। उसका एक जी एग्जांपल मैं हूँ, और कई फिल्मी बच्चे हों, बाहर के आउटसाइडर्स हो या इनसाइडर्स हो, हम्म। सिर्फ अपनी कला पे ध्यान देते हैं, मेहनत करके आते हैं। कुछ और कहते जी हैं ना, मतलब हर हर टोकरी में कुछ सड़े हुए अंडे होते हैं, तो उसी जी। तरह हर फील्ड में है। तो मुझे लगता है ये जो डिफरेंसेस है ना, ये हमारा परिवार है। ये रास्ते पे आके लड़ना नहीं चाहिए, हमने सीनियर्स और जूनियर्स ने मिलकर इस कचरे को साफ करना चाहिए, ये मैं सोचता सही बात है। बिल्कुल सही। और वासना आपने सही कहा कि सर कहते हैं ना कि ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं, अगर हम हर फील्ड में देखें तो हर तरह के लोग हर फील्ड में हमें मिल जाएंगे। हूँ। आवश्यकता ये होती है कि हम ऐसे लोगों से अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, वो मेन चीज। और सबसे बड़ा उदाहरण आप है हमारे सामने। और और सबसे बड़ा है कि आपका आपका एम क्या है, जी आपका एम क्या है। आपको एज ए सक्सेसफुल अगर आर्टिस्ट बनना है, तो आप दूसरी चीजों हम्म। की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और हाँ, बिल्कुल आपके सर। साथ अगर अन्याय हुआ है, या मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी, मुझे हम्म। मुझे 5-5 6-6 घंटे एसी के स्टूडियो में बिठा देते थे और बिना गवाए मुझे भेज देते थे, या मुझसे गवाते थे, पता चला मेरे जैसे ही बाहर एग्जिट हो दूसरे के सिंगर से गवाते थे, लेकिन मैं रोया नहीं। हम्म। मैंने वो जो जी। गुस्सा है ना, उसको पॉजिटिवली लिया, और मैंने कहा हम्म। कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि आपको मजबूर करूंगा कि आप मुझे बुलाएं। और मैंने मेहनत सही करके बात। अपने आप को वैसा बनाया। तो बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, अपने कहते हैं ना, अपने फेलियर के लिए दूसरे को मैं तो अ, उनको दोष नहीं दूंगा। मेरे साथ भी कई ऐसे किस्से हुए, लेकिन उसको मैंने ना जी उस अपनी ताकत बनाकर यूज किया। और आज भी होता है मेरे सही है। साथ अन्य, लेकिन हम कंप्लेन नहीं करते, बस आगे बढ़ते रहो। लेकिन जो है ना माहौल, मुझे लगता है ये खत्म होना चाहिए थोड़ा सा ना। बिल्कुल। सिर्फ मीडिया मीडिया अपना फिल्मी फिल्मी लोग हाँ। ड्रग्स लेते, ये थोड़ा सा मन को बड़ा दुख पहुंचाता है। दुख पहुंचा हम्म, है सर। कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलीवुड की जो छवि है वो खराब हो रही है सर। एक बॉलीवुड को हम्म, देखने का नजरिया वो लोगों का बदल जाएगा। बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल आपने कहा कि जो नई बिल्कुल जनरेशन आना चाहती है वो पेरेंट्स नहीं भेजना चाहेंगे, वो पीछे हट जाएंगे सर। सबसे बड़ी बिल्कुल बात बिल्कुल ये यहाँ पर आ जाती है। तो वास्तव में अब ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, बंद होना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल बंद हो और जाए। सर, क्षमता चौधरी जी का है कि आपने पहले का म्यूजिक भी देखा, आज का म्यूजिक भी आप देख रहे हैं, हम्म, क्योंकि आपके हम्म, बेटा खुद सिद्धांत इस दुनिया में, संगीत की दुनिया में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जी आपको जी जी। पहले की म्यूजिक में और आज की जो म्यूजिक की हम बात है, इसमें क्या बेसिक अंतर आपको महसूस होता है? एक्चुअली ना ये बड़ी लंबी बहस है। अगर मेरी उम्र के जी लोग होंगे ना, हम तो बोलेंगे हमको 50 60 के 70s के अच्छे गाने लगते हैं। लेकिन वही नया जी बच्चा होगा, उसको तो आज का ही म्यूजिक जी है। तो कौन डिसाइड करेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है? हाँ, उस वक्त के लिरिक्स, उस वक्त का, मैं भी यही बोलूंगा कि वो जो गोल्डन पीरियड था, वो संगीत, वो हम्म। शब्द, वो शायरी, वो धुनें आ नहीं सकती। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं ना, मैं कहता हूँ
बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, उनको सिर्फ ना आपने जी उनके हाथ बांधने नहीं चाहिए, उनको आप खुला छोड़ो, सिचुएशन समझाओ, सिचुएशन, और कहो कि हम्म अपने हिसाब से म्यूजिक बना। उनको ना जो म्यूजिक कंपनी है या फाइनेंसर है बोलेंगे नहीं ऐसा ही बनाओ वैसे, तो उसमें बेचारे वो बंद जाते हैं। या आप देखिए नए जी जी जी। सिंगर्स, नए म्यूजिशियंस, नए म्यूजिक हाँ डायरेक्टर कितनी अच्छी, अगर वो अच्छे नहीं होते तो म्यूजिक इंडस्ट्री बंद हो जाती। ये हमको बिल्कुल, बिल्कुल। हम जो जो ये नए बच्चों को जो हम लोग कहते हैं ना आप लोग गंदे हो, बुरे हो, हमारा म्यूजिक अच्छा था, ये हम लोग डिस्करेज करते हैं उनको। इनफैक्ट उनको हमें जी एनकरेज करना चाहिए। लेकिन ये भी है साथ में कि माँ बाप का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों को पहले हिंदुस्तानी उसका बेस जो है वो पक्का बनाओ, उसके बाद उसको पॉप करना है, वेस्टर्न करना है, वो उसके ऊपर है। और फाइनली ये है ना कि वो हम्म कौन से घर से आता है, उसके माँ बाप कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं, फाइनली उसमें कितना टैलेंट है, वो मेहनत कितनी करता है, उसके आप उसका फ्यूचर बिल्कुल। है। तो बस मैं यही कहूंगा, अगर आप में वो दम है, आप में वो कला है, आपको पता है भगवान ने आपको कला दी है, तो उस कला का रिस्पेक्ट करो, उस पर मेहनत करो, तो आपको सक्सेस ऊपर वाला और आपके माँ बाप का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही बात कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कलाकार हैं आप, और आपके अंदर जी, हुनर है, प्रतिभा है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे एक या बिल्कुल दो बार आपको जैसे बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल कि आपको बिल्कुल भी गाने के लिए घंटों बिठा के रखा जाता था, लेकिन फिर बिल्कुल। बिना गाना गवाए और आपको भेज दिया मैं जाता मैं था। मैं अपने जी बेटे से भी कहता हूँ कि तेरे लिए मैं कहीं जी जाके काम नहीं मांगूंगा, तुझे अपना जी। रास्ता खुद बनाना है। अगर तेरे में दम है तो तू सरवाइव करेगा, अगर नहीं है तो तू वापस घर पे आएगा। मेरे मेरे नाम बिल्कुल। से तुझे एक दो गाने मिल जाएंगे, आगे क्या। जी तो ये सब ने समझना चाहिए। और स्पेशली रियलिटी बिल्कुल शोज सही में जो बात है। बच्चे जाते हैं, रियलिटी शोज में जो हाँ हाँ। बच्चे जाते हैं उनके माँ बाप से कहूंगा कि आप जब अपने जी बच्चों को रियलिटी शोज में भेजते हो तो उसको उनको ये समझाइए कि एक स्पोर्ट है, ये खेल है, इसको एंजॉय हाँ। करो, इस कंपटीशन को घर चले आओ। कि ये नहीं कि मैं जी। जीतूंगा, मैं लता मंगेशकर बन जाऊंगी या मैं मोहम्मद रफी बन हम्म जाऊंगा। और ऐसे वक्त में जब माता पिता बोलते हैं ना कि यू आर द विनर, और अगर वो बच्चा एलिमिनेट होता तो उसके नाजुक मन पे जो असर होता है, फिर वो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, गलत रास्तों हम्म। पे जाते हैं। तो माँ बाप का ये फर्ज बिल्कुल है सर। कि अभी इस उम्र में सिर्फ शिक्षा दें उनको, कंपटीशन तो जिंदगी भर करना है उसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात आपने सर कहा कि कहते हैं ना कि अभी तो हम उनको तैयार कर दें कि फील्ड में जाने के लिए, और हम सिर्फ यही चीजों को नहीं सोचें जी, कि सर कि हम बिल्कुल। असफल ही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं स्वामी जी विवेकानंद जी ने। जी जी सर, आप प्लीज। जी, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक जगह देखा था कि जी। एक 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 कंटेस्टेंट अच्छा था, उसको जजेस हम्म ने एलिमिनेट किया, तो उसकी माता जी हम्म। आके ही तीनों जजेस को बुरा भला कहने लगी। तो मुझे बुरा लगा, अगर आपको जजेस का डिसीजन पसंद नहीं तो आपको भेजना नहीं चाहिए। और फिर वही बिल्कुल सर। बच्चा आगे जाके वो कहीं जीत गया, फिर उसको पैसे मिलने लगे, फोटोग्राफ होने, फिर जब ये शो खत्म हुआ तो फिर जी उस जी उसका ध्यान हट गया, नए कंटेस्टेंट पे हट गया, तो फिर उसको फ्रस्ट्रेशन आया और डिप्रेशन में चला गया, गलत संगत में चला गया। तो जी। आप समझ रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ ना, तो ये जो रियलिटी बिल्कुल शो सर, है बिल्कुल। सोचने की एक मौका है लोगों के सामने आने का, आगे तो हाँ आपका रियाज ही बिल्कुल आपको काम आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, एक आपको मंच, एक आपको स्टेज दिया गया है ताकि आप आगे बढ़ सकें। ये वो चीज, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए हमें। और वैसे भी सर कहा जाता है ना कि जिस मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस मंजिल में आपके रुकावटें नहीं आती हैं, मुश्किलें नहीं आती हैं, परेशानी नहीं आती, तो यकीन मानिएगा वो रास्ता आपका गलत है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और आसान आसान ये आसानी से मिली हुई चीज कभी टिकती नहीं, उसका मजा भी नहीं आता, उस बिल्कुल सक्सेस का सर, और मजा भी बहुत नहीं। बिल्कुल सर, कहते हैं ना बहुत मेहनत से जब कोई चीज हमको मिलती है ना, फिर जब हम जी उसको लेते हैं तो वो उसके आनंद ही अलग हो जाता है सर। सबसे बड़ा क्या है ना, संगीत की तरह जो आनंद होता है वो आनंद आ जाता है हमें। और एक बात और आपने बहुत अच्छी कही थी सर, गाने चाहे संगीत की बात हो, चाहे पहले के संगीत की बात करें, हम हमारे आज के संगीत हमारे रूह से जुड़ा हुआ है, संगीत हमारे दिलों से जुड़ा हुआ है। और जो चीज हमारे रूह और दिल से जुड़ी है वो कभी खराब हो ही नहीं सकती, वो हमेशा मधुर ही रहेगी। और ये जरूर होता है सर कि हर बार, हर वक्त के साथ साथ उस संगीत को सुनने वालों की चॉइस बदलती चली जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चेंजेस अपने अंदर लाना होता है। हम ये सोचे कि के एल सहगल साहब जो जमाने में थे, आज भी हम उसी संगीत को फॉलो करें, वो नहीं चलेगा सर। तो उसको बदलना हमारे लिए बहुत ज्यादा और जरूरी हो और जाता है। टीवी टीवी पे आप देखते भी ना, कुछ कुछ ऐसे छोटे बच्चे
जिनको देख के हम सोच भी नहीं सकते, ये ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म है उन बड़े बड़े बिल्कुल दिग्गजों का। सर। हाँ, तो फिर बिल्कुल सर। उसका उसका क्या जवाब है? किसी के पास जी जवाब नहीं। जो गले से उनकी जगह निकलते, हरकतें निकलते हैं, या जहां जी तो उनका सुर, जहां हारमोनियम खत्म होता है वहां से उनका सुर शुरू होता है। जी। तो ये भी तो हमने बिल्कुल सर। एक्सेप्ट करना नहीं कि ये हमारा जो नई हम्म। जनरेशन है वो ये पुनर्जन्म वाली है। तो हमने उनको जी सर। उनको बड़ा उस प्यार से उनको बिल्कुल संवारना चाहिए। उनको अच्छी तालीम, उनको अच्छे अच्छे संस्कार, उनको राइट डायरेक्शन में हमको ले जाना चाहिए, ना कि उनको डिस्करेज करना बिल्कुल चाहिए। उनको खूब। बिल्कुल सर। उनको बहुत ही खूबसूरती से तराश करके उनको तैयार करना चाहिए। और अब सही बात है सर, पहले के समय में जो आज के बच्चे सर 3 या 4 साल के बच्चों को भी जब हम सुनते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से वो गाते हैं। और शायद पहले 3-4 साल के बच्चे इस तरीके से गाना उनको समझ शास्त्रीय संगीत भी नहीं समझ पाते थे। तो बिल्कुल आपने सर ये सही कहा सर। वैसे देखा जाए फरमाइशें बहुत सारी हैं सर, गाना आप सुना दीजिएगा सर, कोई सा भी एक गाना। लेकिन चलते-चलते एक जो आपके बहुत ही दिल के कोई गाना है सर, वो गाना हम लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे सर आज। एक एक गाना मैं मेरे गुरु किशोर दा को, वैसे तो सभी मेरे गुरु हाँ, हैं, किशोर दा को जी, डेडिकेट करूंगा। उनका जी, गाया हुआ फिल्म आंधी से। और मतलब जी। ये आप सबके लिए भी एक मेरी तरफ से एक तोहफा है, और किशोर दा को मैं याद करूंगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। और जाते जाते एक मेरा तोहफा जो अमित जी के लिए गाया है। जी अजय सर, बादशाह की देख रहे थे। चलो शुरू हो जाओ भाई। वन टू, वन टू थ्री फोर। से शावा शावा माहिया, से शावा शावा, रूप तेरा सोना सोना, सोन तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, है कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा माहिया, से शावा शावा। ये क्या बात है सर। मतलब ऐसा लगता है सर बात आपसे करते ही जाएँ और हमारे पास भी बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सर समय की थोड़ी-सी सीमा है। रियली सर, थैंक यू सर। आपने बहुत ही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने मेरी रिक्वेस्ट को लिया और आप यहाँ पर आए, रियली थैंक यू सर। दर्पण रेणु जी रिफ्लेक्शन थैंक यू चैनल। वेरी मच। और आपके सभी दर्शकों को, सभी चाहने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा बुलाइए, जब भी बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगा। और डेफिनिटली सर। दोबारा मेरे बेटे को बुलाइए और उसे भी इतना प्यार और जी। आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, डेफिनिटली सर। और रियली थैंक यू सर, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं दापिका ने पैशन फॉर फैशन श्री अनिल कालाची की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। आप आए, इतनी अच्छी-अच्छी बातें आपने यहाँ पे की, बहुत सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर सिखाया, रियलिटी थैंक शो के बारे में बताया, सारी चीज़ों को। रियली थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अ, दोस्तों ये थे हमारे आज के खास मेहमान श्री सुदेश भोसले जी, जो कि पार्श्व गायक भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो पेंटर भी हैं, बहुत सारी खूबियों को अपने साथ आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें बताया किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया मुंबई में। और सबसे बड़ी बात उन्होंने खास बताई है कि हमें किसी भी मुश्किल के आने के बाद घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुश्किल का सामना करना चाहिए और अपनी मंजिल पर निगाह रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। तो बस जो आपकी मंजिल है उस मंजिल पर नज़र रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिएगा। हम भी और भी बहुत अच्छे-अच्छे खास मेहमान शख्सियत को आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अभी के लिए बस हम इतना ही कहेंगे, कोरोना का समय चल रहा है, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिएगा और गुड नाइट, शब्बा खैर।